नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मेरी मौजूदगी है नैनी सेंट्रल जेल में, जहां पर अतीक अहमद इस वक्त है और उसको 10 बजे सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसका भाई अशरफ भी यहीं पर है। इसी गेट से अंदर वज्र वाहन गया है, जिस वज्र वाहन में अतीक अहमद को बिठा करके सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। और एक अपडेट मैं आपको दे दूं कि जो इस केस के आईओ हैं, इसके अलावा धूमनगंज थाने के इंस्पेक्टर राजेश मौर्य वो अंदर गए हैं, जो कानूनी कार्रवाई होती है उसको पूरा कर रहे हैं। उसके बाद इधर के रास्ते वज्र वाहन अंदर गया है, जो उसका हाई सिक्योरिटी बैरक में अतीक अहमद को रखा गया है। और उसके उधर से आगे जाकर के उधर से उस जो ये इंदिरा द्वार लिखा है वहां से राइट में जो अतीक अहमद है उसका वज्र वाहन बाहर निकलेगा। यहाँ पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, जितने भी थाने हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। और आप देख सकते हैं, और जानकारी ये मिली है कि साधारण भोजन अतीक अहमद को रात के वक्त दिया गया। जो उसका भाई अशरफ है उसने कल भी रोजा रखा हुआ था, आज भी उसने रोजा रखा है, जो जेल के अंदर से जानकारी हमें मिली है। और इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि सुबह 10 बजे अतीक अहमद को सीजेएम कोर्ट में पेश करने के लिए प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से ले जाया जाएगा। और लगभग जो सीजेएम कोर्ट की दूरी है सेंट्रल जेल से वो 10 किलोमीटर की है, तो उसमें आधे घंटे से ऊपर का समय लग सकता है। और अभी कानूनी कार्रवाई पूरी हो रही है। 15 दिन के भीतर ये दूसरी बार है जब नैनी सेंट्रल जेल में अतीक अहमद को रखा गया है। और अतीक अहमद ने जैसा कि कहा था कि वो मिट्टी में मिल चुका है, क्योंकि आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि मिट्टी में मिला दूंगा। और इसी को लेकर के अतीक अहमद ने कहा कि वो रगड़ा भी जा चुका है, उसका परिवार तबाह हो चुका है। ये नैनी सेंट्रल जेल जो तस्वीरें एक बार हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे सहयोगी अनिल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये इस वक्त केंद्र बिंदु है। और जो यहाँ पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है, हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। हाई सिक्योरिटी बैरक है अतीक अहमद का। इसके अलावा जो तमाम बैरक हैं जेल के अंदर, उनकी कल निगरानी की गई, उनकी छानबीन की गई। और मेरी सहयोगी अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं, क्योंकि शालिनी इस वक्त उमेश पाल के घर में है, अमित हैं जो उस कॉन्वॉय को फॉलो करेंगे जब सीजेएम कोर्ट में ले जाया जाएगा अतीक अहमद को। सबसे पहले मैं शालिनी के पास चलती हूँ। शालिनी, आप उमेश पाल के घर के बाहर मौजूद हैं, अब परिवार का क्या कहना है, क्योंकि 16 दिन में दूसरी बार यहाँ पर अतीक अहमद आया हुआ है और आज कोर्ट में पेशी होगी, तो परिवार का क्या रिएक्शन है? अब देखिए, परिवार यही चाहता है कि जैसे उमेश पाल की हत्या अतीक के गुर्गों की तरफ से की गई है, उतनी ही कड़ी कार्रवाई अतीक के ऊपर हो। उनकी मां ने जब हमसे बात की थी तो एक तरह से आप कहिए कि भावनाओं में बहते हुए उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था कि एनकाउंटर हो जाना चाहिए अतीक का। और ये बात जरूर है, क्योंकि जब हमने उनसे पूछा कि जिस चीज के लिए उनके पति लड़ाई लड़ रहे थे, जयापाल से जब हमारी बात हुई, आज वो दिन आ गया है जब एक तरफ तो उमेश पाल अपहरण के मामले में वैसे ही अतीक को सजा हो चुकी है, और अब उमेश पाल हत्याकांड के मामले में आज दोनों भाई लेकर के नैनी जेल आए गए हैं। और कुछ वक्त के बाद सीजेएम कोर्ट में उनकी पेशी होगी। तो मां ने यही कहा था, पत्नी की तरफ से भी यही कहा गया था कि यह सजा तब हो जाती जब उमेश पाल जिंदा थे तो बात और होती। अब उनके नुकसान की भरपाई हो नहीं सकती, और इसीलिए वो ये चाहती हैं कि बहुत ज्यादा वक्त ना लगे। उन्हें ये भी डर है कि एक बार फिर से अगर इस मामले में देरी हुई, फिर से अतीक साबरमती जेल गया, तो जैसे वो पहले अपना साम्राज्य जेलों में बैठकर ही चलाता रहा है, एक बार फिर से कहीं वही तस्वीर दोबारा से ना सामने आ जाए, अशरफ बरेली जेल पहुंच जाए, साबरमती में अतीक हो जाए। मतलब जितनी देर होती जाएगी इस पूरे मामले में, उन्हें ये लग रहा है कि उतना ही ज्यादा जो न्याय की संभावना है वो भी कम होती चली जाएगी। इसीलिए त्वरित एक्शन हो और सबसे निर्मम तरीके से वो ये चाहती हैं कि अतीक का भी खात्मा हो। जैसे उनके बेटे को या जयापाल के पति को मौत के घाट उतारा गया, ठीक उसी तरह से अतीक का भी हाल होते हुए पूरा परिवार देखना चाहता है। और इसीलिए एक बार फिर से आज हम यहाँ उमेश पाल के घर के बाहर मौजूद हैं, क्योंकि रेलेवेंस इस जगह का आज इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि 100 से ज्यादा मामले अतीक के ऊपर दर्ज जरूर है, लेकिन पहली जो सजा हुई अतीक को वो उमेश पाल मामले में ही हुई। आज दोबारा जब दोनों भाई लाए गए हैं यहाँ प्रयागराज, तो फिर उमेश पाल के मामले में लेकर के आए गए हैं। इसीलिए इस जगह का रेलेवेंस आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमित का मैं एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ, नैनी जेल के बाहर अमित भी मौजूद है। अमित, 10 बजे के बाद जब अतीक को लेकर जाया जाएगा कोर्ट के लिए, क्या मेडिकल वगैरह आज भी होना है क्या अमित? जी हाँ, बिल्कुल मेडिकल तो होना ही होता है और मेडिकल हो चुका है इस वक्त तक। और 10 नहीं 11 बजे के बाद अतीक अहमद को यहाँ से निकाला जाएगा। सबसे पहले अशरफ को एक अलग हाई सिक्योरिटी जो गाड़ी होती है उससे लेकर जाया जाएगा, जेल वैन से लेकर जाया जाएगा, जिस तरीके से हमने बीते समय में देखा था। आप तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इंदिरा द्वार की तस्वीरें हैं और ये नैनी जेल का गेट है। और इसी गेट में से सबसे पहले अशरफ को निकाला जाएगा और अशरफ के बाद अतीक अहमद को निकाला जाएगा। अतीक अहमद को सीधे 11 बजे के बाद
बाद यहाँ से लेकर कोर्ट जाया जाएगा और कोर्ट में दोनों का रिमांड मांगेगी, पुलिस कस्टडी मांगेगी, पुलिस रिमांड मांगेगी प्रयागराज पुलिस। और जो बीती रात की बात बताई जा रही है कि चाहे अशरफ हो चाहे अतीक हो, दोनों कोई सो नहीं पाया है, दोनों रात भर सोचते रहे कि प्रयागराज पुलिस उनसे क्या क्या सवाल जवाब करेगी, और खासतौर से शाइस्ता अंबर के बारे में, असद के बारे में कि ये लोग कहाँ छिपे हुए हैं और किस तरीके से पुलिस लगातार जो छापेमारी कर रही है। पुलिस कहीं ना कहीं असद, शाइस्ता और इसके अलावा जो दूसरे शूटर थे उनके बारे में जानकारी मांगेगी कि कहाँ छिप सकते हैं, क्योंकि पुलिस लगातार रेड करी है। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें वो दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से बीती रात यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानी में था अतीक अहमद और दोनों। और बिल्कुल अमित, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। दरअसल अब अतीक अहमद के काले साम्राज्य का अंत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। इसी को लेकर के आज अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद कोशिश करेगी पुलिस की अधिकतम 14 दिन की रिमांड ली जा सके। एक एक गुनाह के हिसाब होने वाला है अतीक अहमद का। ये मैं क्यों कह रही हूँ, एक रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। और पेशी के लिए अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से कड़ी निगरानी के बीच प्रयागराज के नैनी जेल लाया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस का काफिला अतीक अहमद को लेकर बुधवार की शाम को प्रयागराज के नैनी जेल पहुंचा, जहां पेशी से पहले अतीक को रखा गया। इसके साथ ही अतीक अहमद के भाई को भी उत्तर प्रदेश के बरेली जेल से नैनी जेल लाया गया और दोनों को जेल की अलग अलग बैरक में रखा गया। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद को उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को प्रयागराज की कोर्ट में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पेशी के दौरान पुलिस अतीक और अशरफ की रिमांड मांग सकती है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद को मुख्य आरोपी बनाया गया है और ऐसे में अतीक और उसके मददगारों पर शिकंजा कसने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने तैयारी तेज कर दी है। लिहाजा पुलिस इस मामले में अब अतीक अहमद से लंबी पूछताछ की लिस्ट बना चुकी है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस उमेश पाल शूटआउट कांड की साजिश रचने को लेकर सवाल कर सकती है। इसके अलावा हत्या को अंजाम देने से पहले कब और कहां इसकी प्लानिंग की गई, इस पर भी पुलिस अतीक और उसके भाई से कड़ी पूछताछ कर सकती है। उमेश पाल शूटआउट कांड की साजिश पर सवाल, हत्या से पहले कब और कहां रची गई साजिश, शूटआउट साजिश में कौन कौन था शामिल। इसके पहले उमेश पाल के अपहरण केस में अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था और इस मामले में 28 मार्च को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। और बड़ी खबर अतीक अहमद मामले से जुड़ी हुई जो मिल रही है वो आपको बताया, नैनी जेल से आज सीजेएम कोर्ट में पेशी होनी है अतीक अहमद की। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और उसके पहले सीजेएम कोर्ट में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पूरी तरह से वहां पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये वही प्रयागराज है जहां पर अतीक अहमद के तमाम दुश्मन भी मौजूद हैं। और ऐसी स्थिति में जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है वो सीजेएम कोर्ट के बाहर भी दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले भी जब पेशी के लिए कोर्ट में ले आया गया था अतीक अहमद को, तो हमने देखा था कैसे वकीलों की तरफ से जूते की माला पहनाई गई थी अतीक अहमद को, तो किसी तरह से जो कानून व्यवस्था है वो न बिगड़ने पाए, इसके लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। नैनी जेल के बाहर तकरीबन सुबह 10:30 बजे ले आया जाएगा अतीक अहमद और फिर उसे सीजेएम कोर्ट लेकर जाया जाएगा। दोनों के बीच की दूरी तकरीबन आधे घंटे की है और ऐसे में जब सीजेएम कोर्ट में पेशी होनी है अतीक अहमद की, तो वहां पर भी सुरक्षा के उतने ही चाक चौबंद इंतजाम दिखाई दे रहे हैं जितना नैनी जेल के बाहर नैनी जेल के अंदर है। और उस पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अतीक अहमद की गाड़ी आज एक बार फिर से नैनी जेल से निकलेगी और सीजेएम। बिल्कुल शालिनी, आप रहिए हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे। दरअसल अब अतीक अहमद के करीबियों पर भी पूरी तरीके से शिकंजा कस चुका है। ये कहा जाएगा कि चौतरफा मार पड़ी है, चाहे हम अतीक अहमद के परिवार की बात करें, उसके करीबियों की बात करें, उसके शूटर्स की बात करें, क्योंकि अब ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने जगह जगह अतीक अहमद के करीबियों के घर पर छापेमारी की है, जिसमें कई अहम सबूत ईडी के हाथ भी लगे हैं। तो अब कैसे ईडी का एक्शन अतीक की परेशानी बढ़ा रहा है, एक रिपोर्ट में आप देखिए। एक तरफ अतीक अहमद के गुनाहों का एक एक हिसाब हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में ईडी की टीम ने अतीक के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। ऐसे में ईडी के रडार पर प्रयागराज के वो बिल्डर थे जो अतीक के बेहद खास माने जा रहे थे, जिनमें से एक बिल्डर दीपक भार्गव के यहाँ छापेमारी के दौरान कैश बरामद हुआ। इस मामले में काफी जो नकदी और विदेशी करेंसी भी जांच एजेंसी को तफ्तीश के दौरान में प्राप्त हुए हैं।
सबसे पहले अतीक अहमद के उन करीबियों की पहचान की गई जो लंबे वक्त से अतीक से जुड़े रहे हैं। ऐसे में कई नाम सामने आए थे। इसमें बिल्डर संजीव अग्रवाल, बिल्डर दीपक भार्गव, अकाउंटेंट सीताराम शुक्ला। कई अतीक के और करीबियों के यहाँ पर छापेमारी हुई, जिसमें 75 लाख रुपए के साथ साथ विदेशी करेंसी बरामद हुई। तो वहीं करीब 200 करोड़ से ज्यादा की बेनामी प्रॉपर्टी जांच एजेंसी की रडार पर आ गई है। बकायदा इस सर्च ऑपरेशन के दौरान में तकरीबन 200 करोड़ से ज्यादा की बेनामी प्रॉपर्टी जांच एजेंसी के रडार पर लगी है। इसके अलावा अतीक अहमद के करीबियों और फर्मों के नाम पर 100 से ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज भी ईडी को मिले हैं। माना जा रहा है कि अतीक अहमद की कई और ऐसी ही बेनामी संपत्तियां हो सकती हैं, जिनकी जांच में ईडी जुट गई है। देखिए, पुलिसिया कार्रवाई अपनी जगह चल रही है। ईडी किस तरह से छापेमारी कर रही है वो भी रिपोर्ट्स के जरिए हमने आपको दिखाया, लेकिन ये भी एक सच है कि अभी तक शूटर्स का पता नहीं चल पाया है। शाइस्ता परवीन अब भी गायब है, अब भी अतीक के बेटे के लिए छापेमारी की जा रही है। और इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि आज पुलिस रिमांड में लेने की कोशिश अतीक अहमद उसके भाई अशरफ को करेगी, क्योंकि सुराग अब इन दोनों के जरिए ही मिल सकता है। मेरे सहयोगी अमित लगातार जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करती हूँ। अमित, कितने दिन की रिमांड आज पुलिस की तरफ से मांगी जाएगी अतीक अहमद और अशरफ के लिए? देखिए, पुलिस इस वक्त 14 दिनों की रिमांड मांग सकती है अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की। मैक्सिमम से मैक्सिमम पुलिस रिमांड मांगने की कोशिश करेगी, क्योंकि पुलिस अभी तक असद के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाई है, शाइस्ता परवीन के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाई है, शूटर साबिर, शूटर गुड्डू मुस्लिम जो कि बमबाज था, इन तमाम जो शूटर्स हैं वो भी अभी भी फरार चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ खाली है और कहीं ना कहीं पुलिस अतीक अहमद और अशरफ दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी और जानकारी हासिल करेगी कि ये सभी शूटर्स असद, शाइस्ता परवीन, ये लोग कहाँ छिप सकते हैं। यहाँ तक कि जो बहन है अतीक अहमद की वो भी अब फरार चल रही है। वो हालांकि उसने सरेंडर याचिका दायर की है कोर्ट में। अब देखना होगा कि आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है, लेकिन पुलिस के हाथ फिलहाल खाली है। तो लिहाजा पुलिस अतीक अहमद से उमेश पाल शूटआउट के बारे में पूरा जानकारी तो हासिल करने की कोशिश करेगी रिमांड मिलने के बाद, लेकिन एक बड़ा चैलेंज होगा कि ये भी जानकारी ज्यादा से ज्यादा रिमांड की कोशिश पुलिस की तरफ से की जाएगी। अब कितने दिन की रिमांड मिलती है और उस रिमांड के दरमियान क्या कुछ अतीक उगलता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच कल ईडी की छापेमारी हुई थी, किस किस जगह पर उसके करीबियों के घर ईडी की टीम ने छापा मारा था, क्या कुछ निकला, वो हर जानकारी न्यूज़ 18 इंडिया ने आप तक पहुंचाई। लेकिन आप समझिए, कल जब ईडी की छापेमारी हुई तो कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि कैसे जेल में बैठे बैठे अतीक अपने काले साम्राज्य को चला रहा था। समझिए इस रिपोर्ट में। ईडी ने यूपी के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी की तो कई जरूरी दस्तावेज हाथ लगे हैं। ऐसे में ईडी की रडार पर वो लोग रहे जो अतीक अहमद के बेहद खास माने जा रहे थे, जिसमें अतीक अहमद के वकील सौलत हनीफ और अतीक के अकाउंटेंट सीताराम शुक्ला थे। उमेश पाल के किडनैपिंग मामले में ये बताया जा रहा था शुरू से ही कि इनका भी हाथ है, सजा अब इनको भी हो ही चुकी है। अतीक के वकील सौलत हनीफ को 28 मार्च को उमेश पाल अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तो वहीं हनीफ के घर के साथ अलग अलग जगह हुई छापेमारी के दौरान ईडी को 100 से ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज मिले। अतीक के करीबियों के नाम पर संपत्तियां, 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन का खुलासा, कई और बेनामी संपत्तियों की जांच जारी। माना ये जा रहा है कि जिस वक्त अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे था, उस वक्त भी वो लगातार अपना ये दहशत वाला धंधा चला रहा था, जिसकी वजह से कई बेनामी संपत्तियां खरीदी गईं, जिनमें से कई संपत्तियां तो अतीक के परिवार के सदस्यों के ही नाम पर हैं। वहीं अतीक अहमद रियल एस्टेट, अस्पताल और ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में भी चोरी छिपे पार्टनर था, जहां से उसकी कमाई हुआ करती थी। लेकिन अब ईडी की जांच का घेरा अतीक के चारों तरफ घिर गया है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसकी एक टुकड़ी जापोरोजिया में मौजूद रूस के एक टैंक को निशाने पर लेती नजर आई है, जिस पर यूक्रेन की मिसाइल गिरते ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ। यूक्रेन ने दावा किया है कि ज़ैपोरिज़िया में गश्त कर रहे रूसी टैंक पर उसके जवानों ने घात लगाकर हमला किया, जिनका निशाना इतना सटीक था कि एक ही झटके में रूस का टैंक कबाड़ में बदल गया। यूक्रेन की मिसाइल हमले से रूसी टैंक में आग लग गई और वो जलकर पूरी तरह बर्बाद हो गया। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव की बेटी रागिनी यादव से ईडी ने पूछताछ की। इसके लिए उन्हें दिल्ली से ईडी के दफ्तर बुलाया गया, जहां ईडी के अफसरों ने उनका बयान दर्ज किया। नौकरी के बदले जमीन मामले में रागिनी यादव भी आरोपी हैं। एक दिन पहले इसी मामले में ईडी ने लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव से पूछताछ की। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए जमीन के बदले कई लोगों को रेलवे में नौकरियां दी थी।
और इस बीच खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से हम आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। राजौरी से ये खबर है, सुरक्षा बल ने ड्रोन को मार गिराया है। पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। इस ड्रोन से नकदी और हथियार भी बरामद हुआ है। एलओसी के पास सर्च ऑपरेशन जारी है अभी भी। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कैसे नापाक हरकतों, नापाक इरादे अपने उनको बढ़ाता रहता है। अब ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं, इस ड्रोन के जरिए वो नकदी हथियार भेजने का काम कर रहा था।